नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। मैं आपका दोस्त, मोटिवेशनल स्पीकर, मास्टरमाइंड ऑफ साइंस केएल स्वामी। दोस्तों, जो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहेगा रिप्रोडक्शन या जनन। याद रहे दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां से, रिप्रोडक्शन में मैंने एक डिस्क्लेमर का साइन दिया है। आपको सावधान रहना इस बात से कि जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य बिल्कुल एकदम साफ है। एक टीचर की हैसियत से या एक जागरूक नागरिक की हैसियत से हम आपको वो पढ़ाने जा रहे हैं जिसका आपको अभी तक पुख्ता नॉलेज नहीं है। आपने जो भी जनन से रिलेटेड या जो भी आपने आज तक सेक्सुअल एजुकेशन ली है, या तो अपने पीयर ग्रुप, अपनी हम उम्र के लोगों से, या कुछ ऐसे लोगों से ली है जिनको तथाकथित नॉलेज नहीं है। दोस्तों, जैसे ही जनन की बात आती है या जैसे ही हम बात करें सेक्सुअल एजुकेशन की बात आती है, तो हमारे इंडिया में जो सामाजिक ताना बाना है वो हमें अनुमति नहीं देता कि हम पुख्ता एजुकेशन ले सकें। हम कुछ लिमिट्स में घिरे हुए हैं, तो मैं इन सभी लिमिट्स को तोड़कर आपको सही एजुकेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आप सब बने रहेंगे। बिल्कुल आप इसको केवल एजुकेशन की दृष्टि से देखें, लड़का लड़की या किसी भी सामाजिक मान मर्यादा के हिसाब से इसे ना पढ़ें। दोस्तों, हम यहां से बात करें, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नर जनन तंत्र के बारे में। जैसा कि दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा है वो पहले लास्ट लेक्चर पढ़ें। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केएल स्वामी इंस्टीट्यूट नाम से हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी को राइट एजुकेशन मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, मनुष्य जो होता है, ह्यूमन जो होता है, उसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है। मनुष्य में पाया जाता है लैंगिक जनन। क्या क्या चीजें हमने देखी थी कि मनुष्य में जो जनन होता है, मनुष्य की हम बात करना चाहें, ह्यूमन की हम बात करना चाहें, हम यहां से बात करें, लैंगिक जनन पाया जाता है। कैसा जनन मिलता है? लैंगिक जनन देखने को मिलता है। हम कहें मनुष्य जो होता है किस प्रकार का जीव है? एक लिंगी जीव है। मतलब एक जीव में एक ही लिंग पाया जाता है, या तो नर होती है या मादा होती है। दोस्तों, अलग से हम और पढ़ेंगे, अबनॉर्मलिटी के जो बाइसेक्सुअल जो होते हैं उनके बारे में अलग से देखेंगे, लेकिन सामान्य हम बात कर रहे हैं। और लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। मतलब दोस्तों, यहां से हम बात करना चाहें लैंगिक द्विरूपता, अगर हम यहां से बताना चाहें, मतलब नर और मादा को देखकर पहचाना जा सकता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की हम बात कर सकते हैं। यहां से हमने कहा था मनुष्य किस प्रकार का जो कहीं ना कहीं बच्चा देता है या अंडे देता है, तो हमने कहा था मनुष्य कैसा है? एक जरायु जीव है। और हमने ये भी कहा था मनुष्य में निषेचन मादा शरीर के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर फैलोपियन नलिका में होता है। अतः हमने कहा था आंतरिक निषेचन। कैसा था? आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। और हम कैसे जीव हैं? जरायुज हैं। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में बातें कर ली थी। तो दोस्तों, हमने कहा लैंगिक जनन है, एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल है, लैंगिक द्विरूपता, सेक्सुअल अपन बात करें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, और जरायुज या हम यहां से कहें हम क्या होते हैं? वीवी पेरस होते हैं। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब हमने देखा था कि कहीं न कहीं निषेचन के लिए युग्मकों की जरूरत पड़ती है, नर और मादा के युग्मकों की जरूरत पड़ती है। तो नर का युग्मक था कौन? स्पर्म। और मादा का क्या था? अंडाणु या ओवम। तो हम देखेंगे कि ये स्पर्म आया कहां से, ये जो शुक्राणु आया कहां से। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा पहले नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम यहां से देखते हैं दोस्तों, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम यहां पे देखने वाले हैं नर जनन तंत्र में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नर जनन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं। अगर यहां से हम बोले, देखिए
सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य, या जिसको अपन बोलते हैं प्राथमिक, प्राथमिक जनन अंग। और प्राथमिक जनन अंग में हम पढ़ेंगे वृषण। क्या पढ़ेंगे? वृषण या टेस्टिस हम पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में हम देखने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे सहायक जनन अंग। और सहायक जनन अंगों में हम बात करें यहां से, एक हम पढ़ेंगे अधिवृषण, एपिडिडाइमिस, अधिवृषण। और एक हम पढ़ेंगे शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस, शुक्रवाहिनी। यहां पे हम देखेंगे सहायक जनन ग्रंथियां, सहायक जनन ग्रंथियां। और सहायक जनन ग्रंथियों की हम बात करें, किन किन को हम देखने वाले हैं यहां पे। एक होती है दोस्तों शुक्राशय, क्या होता है? शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। एक होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट। और एक हम यहां से बात करना चाहें काउपर ग्रंथि, काउपर भी बोलते हैं इसको, बल्बो यूरिथ्रल भी कहा जाता है, बल्बो यूरिथ्रल, ये देखेंगे। और दोस्तों यहां से हम फोर्थ की बात करना चाहें, बाह्य जनन अंग की हम बात करेंगे, बाह्य जनन अंग, जिसको शिश्न कहा जाता है। तो कुल मिला के हम अगर बात करना चाहें नर जनन तंत्र में हम जिन जिन को शामिल करने वाले हैं, एक होगा मुख्य या प्राथमिक जनन अंग, जिसे कहा जाएगा, जिसे कहा जाएगा वृषण। फिर हम बात करेंगे सहायक जनन अंगों में हम बात करें अधिवृषण या एपिडिडाइमिस और शुक्रवाहिनी को हम देखेंगे। और सहायक जनन ग्रंथियों में हम बात करें शुक्राशय को पढ़ेंगे, प्रोस्टेट को पढ़ेंगे, काउपर या बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड को पढ़ेंगे, और बाह्य जनन अंग या शिश्न को हम देखेंगे। आप चाहो तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हम कहीं ना कहीं बात करें नर जनन तंत्र में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अब यहां से हम देखते हैं कि ये जो जनन अंग हैं ये कहां कहां और किस प्रकार से स्थित होते हैं। तो एक बार इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं। आप भी चाहो तो साथ साथ बना सकते हो इस डायग्राम को, या आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी बना लेना, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये है नर का जनन तंत्र। अब इसमें वन बाई वन हम देखते हैं कि कहां कौन सी संरचना स्थित है, कौन कौन सी चीजों का हम यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों यहां से मैं बात करना चाहूं, देखते हैं जो शरीर से बाहर यहां पे हम बात करें, एक ये थैलेनुमा पाउच है, इसका नाम होता है वृषण कोश। क्या नाम होता है? वृषण कोश, या इसको कहा जाता है स्क्रोटम। स्क्रोटम। और दोस्तों ये जो संरचनाएं हैं, अंडे समान जो संरचनाएं हैं, ये अंडाकार जो संरचनाएं हैं, इसको कहा जाता है वृषण। वृषण, या इसको बोलते हैं टेस्टिस। फिर दोस्तों हम कहें टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक आवरण पाया जाता है। टेस्टिस के जस्ट ऊपर एक संरचना पाई जाती है, अगर इसकी हम बात करना चाहें, इसको बोला जाता है अधिवृषण। दोस्तों अधि का अर्थ होता है ऊपर, और वृषण का अर्थ मतलब वृषण के ऊपर। इसे कहा जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमस, ये हम बात करेंगे। फिर हम दोस्तों कहेंगे यहां से, ये जो संरचना, ये नलिका रूपी संरचना जो ऊपर जा रही है, इसको कहा जाता है शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी, या इसको बोला जाता है वास डिफरेंस। ये बात हमने यहां से की। फिर इस संरचना में हम देखें यहां से, ये जो नलिका रूपी आपको दिखाई दे रही है, ये तो है दोस्तों, यहां पे अपन बात करें मूत्राशय, और मूत्राशय में ये क्या आ रही है? मूत्र नली। इनको जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है, एक बार मैं थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं आपको। ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रही है, इनको कहा जाता है मूत्रवाहिनी। क्या है ये? मूत्रवाहिनी या यूरेटर। यूरेटर। ये कहां? मूत्राशय में क्या लेके आ रही है? हम यहां से बोले कि ये क्या था अभी यहां पे? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लेडर। ये है जो क्या है? ब्लेडर है। ब्लेडर है। अब हम यहां से बात करें दोस्तों, मूत्रवाहिनी के ऊपर से देखो ये लूप बनाते हुए कौन आ रही है? शुक्रवाहिनी। ये देखो मूत्र वाहिनी के ऊपर लूप बनाती हुई कौन आ रही है? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी देखो यहां पे एक ग्रंथि, एक थैलीनुमा, एक छोटा सा पाउच है, इसको हम बोलेंगे, यहां पे जो ये पाउच आपको दिख रहा है, ये कौन है? शुक्राशय। कौन है भी? शुक्राशय, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेमिनल वेसिकल। क्या कहा जाएगा इसे? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल कहा जाता है। ये बात हम यहां से कर सकते हैं। फिर दोस्तों देखिए, यहां से शुक्रवाहिनी कहां जाके मिली? शुक्राशय वाले स्थान पे। और फिर यहां से ये नलिका निकली और दोस्तों इस संरचना में जाके जुड़ रही है। देखते हैं ये क्या है, अतिरिक्त जानकारी है, वैसे आप चाहो तो याद रख सकते हैं। ये जो संरचना है इसको कहा जाता है इजिकुलेटरी डक्ट। इजिकुलेटरी डक्ट। और दोस्तों ये जो आपको त्रिकोणाकार बात कहें, हृदयनुमा हम बात करें, यहां पे ये त्रिकोणाकार जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस संरचना को कहा जाता है प्रोस्टेट। क्या कहा जाता है? प्रोस्टेट। ये है प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि। पौरुष ग्रंथि। दोस्तों आपको डायग्राम में बिल्कुल एक एक चीजें बाद में हम बताएंगे, पूरा भी ये डायग्राम को हम देख लें। भाई मूत्राशय से देखो यहां पे ये मूत्र मार्ग निकलेगा, और इसी स्थान पे आके देखना, भाई शुक्राशय से जो नलिका आ रही है ये भी यहीं पे आके जुड़ रही है, मूत्र मार्ग भी यहीं पे, और इसी जगह पे क्या मिल रही है? प्रोस्टेट या पौरुष ग्रंथि। इज इट क्लियर और नो? और ये नीचे देखिए, इसी मूत्र मार्ग के ऊपर आके कौन जुड़ रहा है? ये जो आपको बल्ब के समान जो दिखाई दे रही है, इसको बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरिथ्रल, या इसी को बोला जाता है काउपर। काउपर ग्रंथि। तो ये भी यहीं पे देखने को मिल रही है। फिर दोस्तों हम यहां से बात करें, कहीं न कहीं देखते हैं नीचे दोस्तों ये मूत्र मार्ग जहां जा रहा है, देखना ये मूत्र मार्ग दोस्तों ये गया,
तो दोस्तों मूत्र मार्ग जाके बाह्य जननांग या शिश्न में जाके खुलता है। तो ये जो है इसको बोला जाएगा बाह्य जननांग, या दोस्तों हम यहां से बात करें शिश्न, इसकी हम बात कर सकते हैं बाह्य जननांग या शिश्न। ये है बाह्य जननांग या शिश्न। और हम यहां से कहें दोस्तों ये जो कॉमन मार्ग है, आगे चल के हम बताने वाले हैं कि जब संभोग क्रिया के दौरान दोस्तों जो वीर्य निकलता है वो भी इसी मार्ग से जाता है और मूत्र भी इसी मार्ग से जाता है। इस वजह से इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, मूत्र जनन मार्ग। क्या कहा जाता है? मूत्र जनन मार्ग, या इसको कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप इसको बना सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा नर जनन तंत्र। इसका डायग्राम मैंने आपको सामने बना दिया है। वैसे इसको मैं 3D अभी आपको दिखाने वाला हूं, एक बार आप आराम से देख सकते हैं। कहीं ना कहीं हमने बात की कि थैली नुमा पाउच है, इसको क्या बोल दिया? वृषण कोश या स्क्रोटम कह दिया। और दोस्तों ये अंडे समान अंडाकार जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हमने क्या कहा? वृषण या टेस्टिस कहा। और ऊपर ये संरचना दिखी, इसको अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहा। नलिकाओं को क्या बोला? शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस हमने कहा। और दोस्तों ये नलिकाएं किसके ऊपर लिपटी हुई है? मूत्रवाहिनी या यूरेटर के ऊपर। और यहां से घूमकर मूत्राशय के पीछे से दोस्तों ये आ रही है। फिर हमने देखा इसका नाम क्या था? मूत्राशय। हमने कहा शुक्रवाहिनी कहाँ आके खुली? शुक्राशय या सेमिनल वेसिकल में। और हम कहें जहां पे मूत्र मार्ग और शुक्राशय से निकलने वाली जो नलिका, यहां से हम जो कॉमन नलिका जो निकल रही है मिलती है, उस जगह कौन पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्रंथि या पोरुस ग्रंथि। और हमने कहा मूत्र मार्ग में ही पेनिस से जस्ट ऊपर अंदर की तरफ क्या देखने को मिलता है? बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि। मूत्र जनन मार्ग क्यों बोला? दोस्तों कॉमन मार्ग है। और बाह्य जननांग को क्या बोल दिया? शिश्न। याद रहे हम पूरा डिटेल में 1 बाय 1 एक एक चीज को यहां से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। हर चीज को हम यहां से डिस्कस करेंगे। चाहो तो आप इस चीज का क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए भाई स्क्रीनशॉट। अब दोस्तों यहां से मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं 1 बाय 1। दोस्तों जैसा कि अभी हमने देखा था उसी का डायग्राम है, आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहां से हम बात करें, ये जो संरचना है, ये संरचना क्या है? टेस्टिस है, वृषण है। ये संरचना जो आपको दिखाई दे रही है ये वृषण है। वृषण के ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसको क्या बोला है? अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। अधिवृषण इसको बोलते हैं, या एपिडिडाइमिस हम बात कर सकते हैं। फिर ये जो नलिकाएं ऊपर जा रही हैं, इन नलिकाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी। क्या कहा जाता है? शुक्रवाहिनी कहा जाता है। ये नलिकाएं देखिए, यहां पे ये क्या है दोस्तों? मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर है। और ये जो कटी हुई दिखाई दे रही है ये यूरेटर, या दोस्तों इनको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहते हैं। फिर दोस्तों ये देखिए, कहीं ना कहीं हम बात करें शुक्रवाहिनी आकर जहां मिलती है उस जगह पे क्या पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल, या इसको हम क्या बात कर लेंगे यहां से? शुक्राशय हम कह सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे? शुक्राशय। और फिर हम यहां पे बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रही है दिल के आकार की जो ये दिखाई दे रही है, इस ग्रंथि का नाम क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था। और ये छोटी छोटी बल्बनुमा ग्रंथि, इनको बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्या कहा जाता है? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। और दोस्तों नर का बाह्य जननांग एक विशेष प्रकार के उत्तक का बना होता है। दोस्तों नर के बाह्य जननांग का नाम हमने क्या रख दिया भाई? शिश्न या पेनिस इसको कह दिया। और हम यहां से बात करें, इसके अंदर जो रास्ता ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दोस्तों मूत्र और जनन के लिए कॉमन मार्ग है, तो इसको मूत्र जनन मार्ग हमने कहा। तो ये चीजें हमने अभी हैंडमेड डायग्राम से आपको दिखाई थी। वही चीजें मैं आपको दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। ये चीजें आपको कोई किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित ना रहे। जो भी चीजें आपको सीखनी है यहां से पुख्ता तरीके से सीखें। वापस से आपको एक 3D डायग्राम, देखो मैंने जो बनाया था वो 2D था,
लेकिन अभी आपको 3D डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। कहीं ना कहीं हम बात करें, वृषण है, वृषण के ऊपर अधिवृषण, और ये कौन जा रही है, शुक्र वाहिनी या वासा डिफरेंस। और यहां से हम बात करें, देखिए एक तरफ का डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है, ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है, ये दोस्तों कौन है, शुक्राशय। कौन है भी, शुक्राशय। और शुक्राशय देखिए, फिर ये शुक्राशय से जो नलिका आ रही है, यहां से ये नलिका और मूत्र मार्ग, देखिए ये वाला, ये कहां पे जाके मिल रही है, देखिए इस जगह पे कौन आपको दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट। ये जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रही है, ये कौन है, प्रोस्टेट या पोरुस ग्रंथि, प्रोस्टेट आपको दिखाई दे रही है। इस डायग्राम में आपको कहीं ना कहीं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड स्पष्ट नहीं हो रही है। बाकी और फिर हम बात करें यहां से, जो ये नलिका, ये देखिए आगे आ रही है, और आगे आके दोस्तों ये पेनिस से बाहर निकल रही है। इसको क्या बोला था, मूत्र जनन मार्ग, और ये बाह्य जनन इंद्री को क्या कह दिया, पेनिस हमने कह दिया। तो ये चीजें आप बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे मेरे ख्याल से। ये चीजें रिपीट केवल और केवल समझने के हिसाब से की जा रही हैं कि आपके दिमाग में पुख्ता पिक्चर बन जाए इस चीज की। वापस से आप यहां पे इन चीजों को देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं दोस्तों। वापस से देखिए, ये जो आपको स्किन का जो आवरण दिखाई दे रहा है, ये जो स्किन का आवरण, ये है वृषण कोश। और अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोले, जो अपन बात करें अंडाकार जो संरचना है, इनको क्या कहा जाता है, वृषण। और थैली का नाम क्या है, वृषण कोश। और ऊपर जो संरचना ये आपको दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला जाता है, अधिवृषण। क्या कहा जाता है, अधिवृषण। इसको कहा अधिवृषण, अधिवृषण। और हम यहां से बात करें, ये जो नलिका निकल गई यहां से अधिवृषण के आगे से, इसको क्या कहा था, शुक्र वाहिनी। बिल्कुल दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए, शुक्र वाहिनी या वास डिफरेंस। और देखो मूत्राशय से और मूत्र नली से घूम के जाती है ये, और देखिए कहां जाके जुड़ गई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है भी, शुक्राशय। ये कौन दिखाई दे रहा है, शुक्राशय, शुक्राशय। और देखिए शुक्राशय के आने के बाद ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, कौन है, प्रोस्टेट ग्लैंड। और इस डायग्राम में वापस से आपको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड देखने को मिल रही है। ये जो है बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल या काउपर ग्रंथि आपको देखने को मिल रही है क्या, बिल्कुल। और वापस से दोस्तों, ये जो कॉमन मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कॉमन मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, मूत्र जनन मार्ग, और बाह्य जनन इंद्री का नाम शिश्न होता है। डन है, बिल्कुल एकदम क्लियर है। ये डायग्राम इस हिसाब से बनाया, पीछे की तरफ आपको दिख रहा होगा, ये कौन है, गुदा है, एनस है पीछे की तरफ जो दिख रहा है, जो भी एनस। तो मेरे ख्याल से ये चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई होंगी, पिक्चर आपके दिमाग में बन गई होगी, कहां कैसे क्या होता है ये चीजें हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पिक्चर आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। कहां कैसे शुक्राणु कहां बनते हैं, कहां नहीं बनते हैं दोस्तों, कैसे कैसे क्या फिनोमिना है, कैसे शुक्राणुओं का गमन होता है, सारी चीजों के बारे में हम यहां से देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम बात करें यहां से, यह डायग्राम हमने बनाया था। अब मैं यहां से बात करूंगा दोस्तों वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक जनन अंग की, हम बात करेंगे, हम कहेंगे कहीं ना कहीं वृषण के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों वृषण, टेस्टिस, क्या बोला था हमने इसको कि ये प्राथमिक जनन अंग है। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आता है, किसको प्राथमिक जनन अंग क्यों बोला दोस्तों, प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा जाता है इसको। दोस्तों याद रखना, प्राथमिक जनन अंग उनको कहा जाता है जो युग्मकों का भी निर्माण करें और हार्मोन्स का भी क्या करें, निर्माण करें। तो हमने क्या बोला, युग्मक का निर्माण भी करता है, युग्मक निर्माण भी करता है, और हार्मोन्स का निर्माण भी करता है, हार्मोन का निर्माण भी करता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, युग्मक निर्माण करता है अर्थात किसका, अरे भाई नर युग्मक का नाम क्या है, शुक्राणु है, तो ये किसका निर्माण करता है, स्पर्म या शुक्राणु का निर्माण करता है। तो ये बात हम यहां से करेंगे। और हम बात करें हार्मोन की बात करें तो दोस्तों किसकी हम बात कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, मतलब नर का जो लिंग हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन करता है, वृषण करता है। तो इस वजह से इसको क्या बोल दिया, कहीं ना कहीं प्राथमिक जनन अंग बोल दिया। इज इट क्लियर और नो। अब यहां से बात करें कि वृषण से रिलेटेड, यार वृषण कितने होते हैं।
अगर मैं वृषण की संख्या की बात करना चाहूं तो दोस्तों वृषण की संख्या होती है, जैसा कि मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था दोस्तों, वृषण संख्या में कितने होते हैं? 2 होते हैं। लेकिन बात करें तो 1 क्या रहेगी? पेयर, जोड़ी कितनी रहेगी दोस्तों? 1 रहेगी। इज इट क्लियर और नो? अरे डन है क्या? अब पूछा जाता है कि वृषण स्थित कहां पे होते हैं, वृषणों की स्थिति कहां रहती है। दोस्तों याद रहे, जो वृषणों की स्थिति की अगर अपन यहां से बात करना चाहें, दोस्तों शरीर से बाहर या उदर गुहा से बाहर हम यहां पे बात कर सकते हैं। शरीर से बाहर या उदर गुहा से बाहर लटके रहते हैं। जो आपको ये एक जोड़ी जो आपको दिखाई दे रही है, उदर गुहा से बाहर कहीं ना कहीं वृषण लटके रहते हैं। तो दोस्तों ये वृषण लटके जहां रहते हैं, जिस संरचना में वृषण रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस थैलीनुमा पाउच को क्या बोलते हैं? वृषण कोश। तो हम यहां से बात करना चाहें तो हम बोलेंगे कहीं ना कहीं शरीर से बाहर, या हम बोले उदर गुहा से बाहर। कहां रहेंगे? उदर गुहा से बाहर रहेंगे। और उदर गुहा से बाहर कहां रहेंगे दोस्तों? हम बोलेंगे कहीं ना कहीं वृषण कोश में। वृषण कोश जिसको क्या कहा जाता है? स्क्रोटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्रोटम में स्थित होते हैं। देखिए हमने बोला यहां से कि जो वृषण होते हैं इनको प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्पर्म का भी निर्माण करते हैं और हार्मोन का भी निर्माण करते हैं, टेस्टोस्टेरोन का। हमने कहा इनकी संख्या 2 होती है या 1 जोड़ी होती है। इनकी स्थिति की बात करें तो शरीर से बाहर, उदर गुहा से बाहर की तरफ एक थैलीनुमा पाउच में लटके रहते हैं, जिसको क्या बोला भाई? वृषण कोश हमने कहा। अब दोस्तों दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई ये जो वृषण कोश है, हम यहां से बात करें, ये जो वृषण कोश है स्क्रोटम सैकई क्या है और यहां पे वृषण क्यों लटके रहते हैं, यहां पे क्यों पाए जाते हैं? दोस्तों सुनना यहां से। वैसे मैं यहां से बात करूं उदर गुहा से बाहर, वैसे ये जो कौन सा भाग है, ये वाला जो भाग है, इसको कौन सा भाग बोला जाता है? इस वाले रीजन को, इसको बोला जाता है श्रोणी भाग। क्या बोला जाता है? वैसे श्रोणी भाग है। ये कौन सा भाग है? श्रोणी वाला भाग है। पेल्विक गर्डल वाला क्या है? ये हिस्सा है, यहां से हम कह सकते हैं। दोस्तों हम बात करें वृषण कोश है जो एक झिल्ली नुमा, यहां से बात करें एक त्वचा झुर्रीदार होता है, और एक थैली नुमा क्या है? एक पाउच है। थैली नुमा क्या है भी? पाउच है। यहां पे वृषण मिलेंगे। वृषणों की यहां पे सुरक्षा की जाएगी बकायदा। तो दोस्तों वृषणों की क्या होती है? सुरक्षा होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि वृषण कोश में क्या हमेशा रहते हैं या यहां पे क्यों पाए जाते हैं? यहां से मैं बात करूं दोस्तों, सुनना। वृषणों का जो उद्गम होता है ये उदर गुहा में ही होता है। इनका जो उद्गम रहता है, वृषण का जो उद्गम है, वृषण का उद्गम होता है उदर गुहा। लेकिन दोस्तों जब बच्चा मां के गर्भ में रहता है, तो जब उसकी गर्भावस्था होती है, तो गर्भावस्था जैसे ही पूर्ण होती है उस समय ये जो वृषण है दोस्तों, ये जो वृषण है उदर गुहा से निकलकर कहां आ जाते हैं? वृषण कोश में आ जाते हैं। तो हम कहेंगे कहीं न कहीं गर्भावस्था के दौरान वृषण एक नलिका, उस एक नलिका का मैं नाम बताऊं, उसको बोला जाता है इनग्विनल केनाल की सहायता से उतरकर वृषण कोश में आ जाते हैं। वृषण कोश में आ जाते हैं।
आ जाते हैं। मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय तो उदर गुहा में ही रहेंगे, लेकिन दोस्तों जैसे ही गर्भावस्था पूर्ण होने लगती है, तो जैसे ही 7वां 8वां महीना होता है गर्भावस्था का, उस समय ये वृषण उतर कर किस में आ जाएंगे? वृषण कोष में आ जाएंगे। अब यहां जो आए हैं इसके पीछे एक बहुत पुख्ता रीजन है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि वृषण में क्या बनते हैं? शुक्राणु बनते हैं। और दोस्तों शुक्राणुओं के लिए जो उपयुक्त तापमान चाहिए वो तापमान कितना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे दोस्तों, शुक्राणुओं के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है वो कितना होता है? शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, शुक्राणु निर्माण के लिए उपयुक्त तापमान, उपयुक्त तापमान वो होता है दोस्तों कितना? लगभग हम बात करें 35 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता होगा मनुष्य शरीर का जो तापमान होता है, मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस। वो बात अलग है, आगे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। फ़ारेनहाइट में बात करें 98.6 फ़ारेनहाइट, और यहां से केल्विन में बात करें 310 केल्विन। तो ये मनुष्य शरीर का तापमान होता है। अब आपको एक बात तो स्पष्ट हो गई कि शरीर का तापमान ज्यादा है और शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान क्या चाहिए? कम। और इसी वजह से कहीं न कहीं वृषण उदर गुहा से निकलकर कहां आ जाते हैं? वृषण कोष में। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो वृषण कोष हैं, जो वृषण कोष हैं, वृषण कोष शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, शरीर से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम प्रदान करते हैं, कम प्रदान करते हैं। तो यह है पुख्ता रीजन कि वृषण कोष में क्यों आए। क्या इसका रीजन आपको स्पष्ट हो रहा है कि शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम मिलता है कहां पे? वृषण कोष में। तो वृषण कोष एक थैलीनुमा पाउच था, एक त्वचा का एक झुर्रीदार पाउच होता है जो वृषणों की सुरक्षा करता है, और कहीं ना कहीं हम बात करें उनको एक उपयुक्त तापमान भी देता है। ये आप समझ पा रहे हैं? इज इट क्लियर और नो? दोस्तों याद रहे, इसी वजह से इस तापमान के गेम को आपने अगर महसूस किया हो तो जब गर्मी के दिन होते हैं, और गर्मी के दिनों में क्या होता है? हमारे शरीर की बाहरी सतह का तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा। तो अगर वृषण कोष शरीर से चिपक के रहेंगे, तो चिपक के रहेंगे तो उनको तापमान क्या मिलेगा? ज्यादा। तो इस वजह से गर्मियों के दिनों में क्या हो जाता है? वृषण क्या हो जाता है भी? लूज हो जाते हैं। तो दोस्तों गर्मियों के दिनों में क्या होता है? हम यहां से बात करें गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में वृषण क्या हो जाते हैं? लूज हो जाते हैं, वृषण ढीले हो जाते हैं। आई मीन टू से वृषण कोष लटक जाता है गर्मी के दिनों में। और ऐसे ही सर्दी के दिनों में बात करें तो सर्दी के दिनों में बाहर का तापमान क्या हो गया? कम। तो शरीर के संपर्क में आके सर्दी में वृषण कोष क्या हो जाता है? चिपक जाता है। सर्दी में वृषण शरीर से चिपक जाते हैं, शरीर से चिपक जाते हैं। इनका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमारे वृषणों को एक उपयुक्त तापमान चाहिए ताकि शुक्राणु का निर्माण अच्छे से हो सके। तो ये बात हम यहां से कर सकते हैं। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, क्या हमारे जो हम बात करें क्या सभी लोगों के वृषण कोष में आ जाते हैं? दोस्तों एक प्रॉब्लम भी हो जाती है, किसी किसी के वृषण जो होते हैं वो वृषण कोष में नहीं आ पाते, टेस्टिस उदर गुहा में ही रह जाते हैं। उस प्रॉब्लम का मैं नाम आपको बता देता हूं। अगर वृषण जो है वृषण कोष में नहीं आए, उस घटना को बोलते हैं क्रिप्टो ऑर्किडिज्म। दोस्तों याद रख सकते हैं, अलग से आप चाहें तो, जो भी अच्छे लेवल के एग्जाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उनमें जरूर पूछा जा सकता है। तो हम बोलेंगे वृषण का वृषण कोष में ना पहुंचना, वृषण कोष में नहीं आना, इसको क्या बोला जाता है? चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म बोला जाता है। ऐसा ही है। अगर हम यहां से बात करना चाहें
कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें जब ब्रीडिंग सीजन चलता है, जब उनको जो संभोग का जब दौर चलता है, दोस्तों आपने देखा होगा भाई मनुष्य का कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, मनुष्य में संभोग की क्रिया अनवरत चलती रहती है, लेकिन आपने देखा होगा अन्य जीवों में ब्रीडिंग सीजन आता है, बाकायदा टाइम आता है जिस समय जो जीव है संभोग क्रिया करते हैं। ऐसे ही हम बात करें जो ब्रीडिंग सीजन आता है, जैसे हम बात करें चूहा, ब्रीडिंग सीजन के समय हम बात करें यहां से, सीजन के समय टेस्टिस जो है, अरे वृषण जो है वो उतरकर कहां जाते हैं, वृषण उतरकर वृषण कोष में आते हैं, वृषण कोष में आते हैं। किन जीवों की हम बात कर सकते हैं, अतिरिक्त जानकारी है, जैसे हम बात करें यहां से चमगादड़ में, और हम बात करें चूहा, ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों जाहिर सी बात है, हमारे शरीर का तापमान अगर 35 होता तो हमारे वृषण भी कहां नहीं आते, वृषण कोष में नहीं आते। तो एक जीव है, जैसे हम बात करें वेल और किसकी बात कर सकते हैं, हाथी की, तो वेल और जो हाथी होता है, वेल और हाथी, इनमें दोस्तों वृषण कहां पाए जाते हैं, उदर गुहा में, इनमें उदर गुहा में क्या पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं, उदर गुहा में ही मिलते हैं, उदर गुहा में वृषण पाए जाते हैं। क्यों भी, क्योंकि इनके शरीर का तापमान इनके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है, तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ सुपरफिशियली जानकारी थी जो हमने किससे रिलेटेड देखी दोस्तों, वृषण से रिलेटेड। अब हम देखना चाहेंगे कि वृषण जो है शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है और वृषण में हार्मोन भी बनता है, लेकिन कई बार यहां से क्वेश्चन बहुत डीप में से पूछ लिया जाता है। रेलवे की हम बात करें या दोस्तों जितने भी अच्छे लेवल के एग्जाम हुए हैं उनमें सभी में पूछ लिया गया है कि शुक्राणु कहां बनते हैं। भाई वृषण में तो बनते, लेकिन वृषण में कौन सा स्थान है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको वृषण के बारे में दिखाना चाहता हूं यहां से। तो दोस्तों जो अच्छे लेवल के एग्जाम है इनमें पूछा जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा आपको वृषण की संरचना के बारे में बता रहा हूं। वृषण को थोड़ा सा मतलब डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए तो दोस्तों यहां से हम कोशिश करेंगे वृषण के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ने की। थोड़ा आराम से इत्मीनान से आप देखना, बहुत टफ नहीं है। जो लोग अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में पूछा जाता है। तो दोस्तों यहां से आप देखना, जो वृषण है इसको थोड़ा एक्सपोज कर दिया अपन ने। वृषण में हमने क्या देखा दोस्तों, वृषण के अंदर इस तरीके से देखो, ये लोब्यूल कुछ पालियां जैसी बनी हुई है, ऐसे देखिए, ऐसे ये पालियां ऐसे बनी हुई हैं, इनको आप देख पा रहे हैं ऐसे। तो दोस्तों वृषण में हम बात करें तो ये लोब्यूल कुछ पालिकाएं बनी हुई हैं, इनको बोला जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। भाई टेस्टिस में मिल रही हैं, इस वजह से इनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल या पालियां। अगर इनकी हम बात करें तो ये लगभग संख्या में कितनी होती है, मैंने आपको यहां पे 2-3 ही बना के दिखाई हैं। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, 250 प्रत्येक में, प्रत्येक टेस्टिस में कितनी होती हैं, 250 देखने को मिलती हैं, 250 देखने को मिलती हैं। इज इट क्लियर? और फिर दोस्तों हम अगर इनमें भी थोड़ा देखना चाहें तो इनमें हमें कुछ संरचनाएं देखने को मिल रही है। यहां से मैं कहूं कि ये आपको जो पिंक कलर में आपको दिखाया गया है, इसकी मैं बात करूं, ये जो है इन पालिकाओं में दोस्तों क्या देखने को मिलता है कि विशेष प्रकार की नलिकाएं हैं जिनको कहा जाता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहा जाता है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल नलिकाएं,
सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल या सेमिनीफेरस नलिकाएं, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। देखिए प्रत्येक पाली में हम बात करें यहां से लगभग 3 पाई जाती है। कितनी दिखाई दे रही है आपको? लगभग 3। तो दोस्तों अगर हम पूरे टेस्टिस की, पूरे वृषण की हम बात करें तो वृषण में हमने क्या कहा, पालिकाएं कितनी? 250, और प्रत्येक में ये कितनी? लगभग 3। तो हमें अगर पूछ लिया जाए तो टोटल कितनी हो गई है? 750 हो गई। इज इट क्लियर और नो? अरे बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल क्या होती हैं और यहां पे क्या मतलब बनता है, क्या नहीं बनता, इस चीज को हम थोड़ा सा डिटेल से हम देखते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया यहां पे, एक पालिका को अपन थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। जो अभी हमने देखा था, एक पालिका को हम थोड़ा बाहर कर रहे हैं यहां पे, जो भी हमने देखी थी, और इसमें मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। दोस्तों ये कौन है? सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनीफेरस नलिकाएं हैं। हमने यहां से बात की कि ये जो है ये कौन है? सेमिनीफेरस नलिका, सेमिनीफेरस नलिका डन है। इन सेमिनीफेरस नलिकाओं के बीच दोस्तों आपको यहां पे ये स्पेस देखने को मिल रहा होगा। इसको बोला जाता है यहां पे अंतरा अवकाश, इंटरस्टेशियल स्पेस, अंतरा अवकाश मतलब खाली जगह है ये। दोस्तों यहां पे हम बात करें खाली जगह में कुछ मिलेगा, लेकिन हम बोल सकते हैं नलिकाओं की बजाय यहां पे नलिकाएं नहीं है, तो हमने क्या बोल दिया? अंतरा अवकाश, इंटरस्टेशियल स्पेस, खाली जगह है। ठीक है, अब हम 1 बाई 1 यहां से देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट संरचनाएं यहां पे देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों देखना, यहां पे सेमिनीफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों अगर हम यहां से बात करना चाहें, देखो सेमिनीफेरस ये नलिका है, इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी, और ये 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी हैं इनको आप देखना। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये शंकुआकार जो आपको दिखाई दे रही है यहां पे, इसका नाम है सर्टोली कोशिका। क्या नाम है? सर्टोली कोशिका। डन है। और दोस्तों यहां पे जो आपको ब्लैक कलर में मैंने दिखाया है, इनको कहा जाता है जर्म कोशिका। क्या कहा जाता है? जर्म कोशिका। और जर्म कोशिका का एक नाम और है, इसको कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया याद रखेंगे, स्पर्मेटोगोनिया। क्या आपको दिखाई दे रही है? हमने क्या कहा? सेमिनीफेरस नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक होती है सर्टोली कोशिका और एक कौन सी होती है? जर्म कोशिका होती है। इज इट क्लियर और नो? तो हम यहां से बात करेंगे कि ये जो सर्टोली कोशिका का काम क्या है और जर्म कोशिका का काम क्या है, ये हमें मुख्यतः पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको अलग से बता देता हूं, देखना हमने क्या बोला। सेमिनीफेरस नलिका, और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं हमने बोली। एक जो होती है जर्म कोशिका, या इसी का नाम हमने क्या दिया दोस्तों? स्पर्मेटोगोनियम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी एग्जाम है लगभग सभी में पूछा गया है, जर्म कोशिका या स्पर्मेटोगोनियम। और एक कोशिका कौन है? सर्टोली कोशिका। क्या नाम है? सर्टोली कोशिका। दोस्तों याद रहे, यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे, जर्म कोशिका, दोस्तों जर्म का अर्थ ये नहीं है कि हम यहां से बात करें कि आपने देखा होगा सैनिटाइजर 99% जर्म्स को मार देता है, तो उनकी बात नहीं है। ये दोस्तों शुक्राणुओं को नहीं मारता है। दोस्तों जर्म कोशिका की बात करें यहां से, अर्थात ये शुक्राणु का निर्माण करेंगी। अरे हमने कहा था ना कि भी वृषण में शुक्राणु बनेंगे, तो वृषण में कौन सी जगह? सेमिनीफेरस नलिकाओं में। देखिए डायरेक्ट पूछे शुक्राणु कहां बनते हैं तो हम क्या बोलेंगे? वृषण में। वृषण में कौन सी साइट है, कौन सी जगह है? सेमिनीफेरस नलिका। सेमिनीफेरस नलिका में कौन बनाती है? जर्म कोशिका। तो हम बोलेंगे शुक्राणुओं का क्या करती है? निर्माण करती है। शुक्राणुओं का
निर्माण करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करेगी। फिर हम यहां से कहें सर्टोली कोशिका, अरे जो शुक्राणु बने हैं उनको पोषण कौन देगी? सर्टोली कोशिका। तो हमने बोला शुक्राणुओं को पोषण देती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ये थी बात यहां पे। हमने कहा, वापस से आप देख सकते हैं क्या हमने कहा, देखिए ये थी वृषण की संरचना। वृषण में हमने कहा कि यूं पालिकाओं जैसी रचना मिलेगी। इन पालिकाओं को टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा। ये पालिकाएं जो लोब्यूल हैं ये लगभग कितनी पाई जाती हैं? 250। याद रखो तो अति उत्तम है, ना याद रखो तो कोई बात नहीं। और इन पालियों में हमें क्या देखने को मिली थी? सेमिनिफेरस नलिकाएं देखने को मिली थी। तो हमने कहा प्रत्येक पाली में लगभग 3 क्या देखने को मिलती है? सेमिनिफेरस नलिकाएं देखने को मिलती है। और सेमिनिफेरस नलिका में एक तो क्या होती है? जर्म कोशिका, और एक क्या देखने को मिलता है? सर्टोली कोशिका। अब यहां पे हम बात करें, देखिए यहां पे शुक्राणु बनेंगे और ये शुक्राणु बन के इनको पोषण कौन दे देगा? सर्टोली कोशिका। तो यही तो उद्देश्य था, शुक्राणु का निर्माण भी हो गया और कहीं ना कहीं पोषण भी मिल गया। अब हमने कहा ये जो अंतरावकाश है, ये जो स्पेस है, यहां पे भी विशेष प्रकार की कोशिकाएं मिलेंगी। अंतरावकाश में जो कोशिकाएं मिलेंगी उनको बोलते हैं अंतराली कोशिका। क्या बोलते हैं? अंतराली कोशिका, या इनको कहा जाता है लेडिंग कोशिकाएं, लेडिंग सेल्स। क्या कहा जाता है? लेडिंग सेल्स या अंतराली कोशिका। तो ये भी कुछ काम करती कि हाँ दोस्तों, ये अंतराली कोशिकाएं होती हैं जो लेडिंग कोशिकाएं होती हैं। अगर इनकी मैं बात करना चाहूं आपसे तो इनकी प्रवृत्ति होती कैसी? अंतःस्रावी। तो ये जो अंतराली कोशिकाएं हैं, अंतराली जो कोशिका है, या हम यहां से बात करें लेडिंग जो कोशिका है, लेडिंग कोशिका, दोस्तों इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? अंतःस्रावी नेचर होती है। अंतःस्रावी प्रवृत्ति एंडोक्राइन नेचर की होती है। और याद करो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। तो दोस्तों कहीं न कहीं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन को कौन निकालती हैं? लेडिंग कोशिकाएं। तो हम कहेंगे यहां से टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन निकालती हैं? लेडिंग कोशिकाएं। क्या आप आराम से इस चीज को समझ सकते हैं? हमने कहा कि सेमिनिफेरस नलिकाओं के बीच जो अंतरावकाश था, अंतराली जो अवकाश था, वहां पे कौन मिली? अंतराली कोशिकाएं। प्रवृत्ति कैसी होती है उनकी? अंतःस्रावी एंडोक्राइन होती है। और याद रहे जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती हैं? हार्मोन। तो हार्मोन कौन सा निकालेंगी? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्या आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं? क्या इज इट क्लियर और नो? बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों हम यहां से देखेंगे कि यार ये जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से नहीं करता है, क्या क्या इसका रोल है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो ये चीजें मैं आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं पहले टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की। तो देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इसको दोस्तों नर का लिंग हार्मोन भी कहा जाता है, नर लिंग हार्मोन, या इसी को एंड्रोजन भी कहा जाता है, एंड्रोजन कहा जाता है। याद रहे नर का लिंग हार्मोन बोला है इसको। टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक तो शुक्राणुओं का निर्माण करवाता है। क्या? शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करवाता है। कौन भी? टेस्टोस्टेरोन। और नर के जितने भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनका निर्माण करवाता है। नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का निर्माण। दोस्तों द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की हम बात करें यहां से, किनको कहेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण? हम द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की हम बात करें, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछों का आना,
आवाज का भारी होना, पुरुषों का जो शरीर होता है फैलने लगता है, कंधे चौड़े होने लगते हैं दोस्तों, मांसपेशियां विकसित होने लगती हैं। ये सब क्या है? नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे जैसे प्यूबर्टी अवस्था, यौनावस्था आती है तो दोस्तों क्या होने लगता है? भूख बढ़ने लगती है, उपापचय दर, भूख ज्यादा लगने लगती है, गुस्सेल प्रवृत्ति होने लगती है। तो ये सब क्या है? द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। तो इनको वन बाई वन हम यहां से देखते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है? अभी निर्माण होता है। तो यहां से हम बात करें, आवाज का भारी होना, आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना, दाढ़ी मूंछों का आना, कंधों व मांसपेशियों का फैलना, मांसपेशियों का फैलना, दोस्तों इस उम्र में आते आते हम यहां से बात करें, भूख बढ़ने लगती है, भूख का अधिक लगना, इसको हम बात कर सकते हैं यहां से, बीएमआर बढ़ जाती है उसकी, उपापचय दर बढ़ जाती है दोस्तों, ये ऐसा होता है। और एक जो अति विशेष हम बात कर सकते हैं यहां से, जो नर का मादा के प्रति आकर्षण होना, मतलब विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है दोस्तों? आकर्षण। विपरीत लिंग के प्रति क्या होता है? आकर्षण। और विपरीत लिंग मतलब नर का मादा के प्रति होगा क्या? बिल्कुल हाँ। तो दोस्तों जो व्यवहार में चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, और हमने बोला था गुस्सेल प्रवृत्ति क्या हो जाती है भी? गुस्सेल प्रवृत्ति होना। याद रहे दोस्तों, इसके लिए कभी किसी ने कोई क्लास नहीं ली होगी आप लोगों ने, ना ही स्कूल में ना ही परिवार में आपको बताया गया होगा कि फीमेल्स के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। जैसे जैसे आपकी यौनावस्था आती है, आपका व्यवहार मादाओं के प्रति अपने आप ही चेंज होने लगता है। तो हमने कहा मादा के प्रति जो विशेष व्यवहार है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार रहता है। दोस्तों जैसे ही आपने मादा को देखा तो आप बालों में हाथ घुमाने लगते हैं, यहां तक कि आप दोस्तों स्कूटर और स्कूटी की आवाज में आप डिफरेंस पता कर लेते हैं। मादा की आवाज सुनते ही आपको सहानुभूति प्रकट करने का मन करता है। तो ये सब कहां से आ रहा है? ये सब गेम किसका है? टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का। भाई ऐसे ही मान लो भी किसी बाइक वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोग उसको उठाने नहीं जाएंगे, कह रहे पी के पड़ा होगा बेवड़ा। लेकिन अगर इसी जगह अगर किसी लड़की का, किसी कन्या का एक्सीडेंट हो जाए तो आप लोग बड़ी सहानुभूति से भागेंगे कि मैम क्या हुआ, लगी तो नहीं आपको, मैं हेल्प कर दूं उठाने में। अगर उसने बोल दिया नहीं 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 मैं ठीक हूं, तो भी कि कोई बात नहीं, आप ऐसा करो मेरा नंबर ले जाओ, कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। ये विशेष सहानुभूति दोस्तों कौन दिखाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही दिखाता है। तो ये बात हमने यहां से की टेस्टोस्टेरोन की। अब इससे रिलेटेड एक दो पॉइंट मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्या होता है कि जैसे कुछ कंट्रीज है, जैसे हम बात करें सऊदी अरब है, चाइना है, वहां पे क्या होता है, जो लोग रैपिस्ट होते हैं या जो भी मतलब फीमेल्स के प्रति दुर्व्यवहार रखते हैं, तो उन लोगों को जब सजा दी जाती है तो उनको क्या किया जाता है दोस्तों? जो टेस्टिस होते हैं, हम यहां से बात करें, हमने यहां से कहा था जो टेस्टिस होते हैं, इन टेस्टिस को दोस्तों क्या किया जाता है? निकाल दिया जाता है। और जैसे ही दोस्तों टेस्टिस निकाले जाएंगे, अरे टेस्टिस निकाले जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? निकालने पर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन का लेवल क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन की हम बात करें, इसका लेवल क्या हो जाएगा? कम। तो उसका मादा के प्रति आकर्षण भी कम हो जाएगा और गुस्सा भी क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे व्यक्ति का ऐसा इलाज भी किया जाता है। देखिए हम दूसरे कंट्री की बात नहीं करेंगे, वो जैसा है हम केवल बता रहे हैं आपको जानकारी के तौर पे। लेकिन यहां से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपको दैनिक बोलचाल में भी आपको पता होगा दोस्तों, जो बकरी का जो बच्चा होता है, जो मेल बच्चा होता है, उसको क्या कहा जाता है? बकरा कहा जाता है। और आपने देखा होगा उसका भी क्या किया जाता है? खतना किया जाता है। और उसका खतना किया जाता है अर्थात उसके टेस्टिस या तो कुचल दिए जाते हैं या टेस्टिस बाहर निकाल दिए जाते हैं। यहां से एक विशेष क्वेश्चन जो पूछा जाता है, देखना, मान लो भी गाय का एक बछड़ा है, क्या है भी? बछड़ा है। और इस बछड़े की हम बात करें, अगर टेस्टिस हैं, जो वृषण हैं, अगर ये सही सलामत हैं, इंटैक्ट हैं, सही सलामत हैं, तो
तो दोस्तों ये बड़ा होके क्या बनता है? सांड बनता है, बुल बनता है। ऐसा ही है। लेकिन दोस्तों अगर ये वृषण कुचल दिए जाएं, दोस्तों इसके वृषण बाहर निकाल दिए जाएं, वृषण या तो कुचल दिए जाएं या निकाल दिए जाएं, तो ये दोस्तों बड़ा होके क्या बनता है? निकाल दिए जाएं तो ये बड़ा होके बनता है बैल बनता है। क्या बनता है? बैल बनता है। ऐसा क्यों भी? दोस्तों आपको पता है अगर वृषण निकाल दिए जाएंगे तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, और टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो इसकी उग्रता भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं मादा के प्रति इसका विशेष आकर्षण भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? देखो भी, किसान खेती करने के लिए बैल को उपयोग में लेता आया है सदियों से। जब किसान खेती कर रहा है और पता लगे किसान बैल की बजाय सांड से खेती कर रहा है, तो भी सांड में एक तो उग्रता और दूसरा मादाओं के प्रति विशेष आकर्षण। तो पता लगे कहीं से कोई गाय है जो मध्य अवस्था में है और इसको कहीं ना कहीं क्या आ गई? स्मेल आ गई। तो सांड ने जैसे ही स्मेल को लिया और किसान को उठा के यूं फेंका और दोस्तों वो चला माहौल बना ले, तो ये तो मुसीबत वाला काम हो जाएगा। तो इस वजह से दोस्तों इस को बछड़े के वृषण निकालकर इसको क्या बनाया जाता है? बैल बनाया जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूं। वृषण को निकाल देना या कहीं ना कहीं हम बात करें कुचल देने की घटना को जो हम बात करेंगे यहां से, या तो बोलते हैं दोस्तों ओर्किडेक्टोमी। ओर्किडेक्टोमी या इसको कहा जाता है क्रस्टेशन, कुचल देना, क्रस्टेशन, या दोस्तों इसको कहा जाता है बंधेकरण। बंधेकरण, ठीक है। इन सभी को दोस्तों यहां से हम बात करें, जो एक वर्ड आ रहा है, जहां जहां पूरी बायोलॉजी में कटोमी वर्ड आएगा इसका अर्थ क्या माना जाएगा? काट कर अलग करना, काट कर अलग करना। जैसा कि हमने बोला ऑर्किडेक्टोमी, ऑर्किड मतलब वृषण के लिए आया है, कटोमी मतलब ऑर्किड मतलब वृषणों को काट कर क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। तो दोस्तों ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं पानी पी लेता हूं। अब दोस्तों यहां से हम बात करेंगे, तो ये चीजें हमने किसके लिए देखी दोस्तों? टेस्टिस के लिए हमने यहां से देखी। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे यहां से जो जो हमने टेस्टिस में देखा है। दोस्तों देखना, यहां से मैं थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको उलझना नहीं है, थोड़ी सी अतिरिक्त जानकारी मेरे ख्याल से आप लोग याद रखेंगे। देखना भी, हमने बोला ये टेस्टिकुलर लोब्यूल पालियां थी, ये सेमिनिफेरस क्या थी? नलिकाएं थी। इनके आगे ये जो संरचना इसको बोला जाता है रेटे टेस्टिस। क्या बोला जाता है? रेटे टेस्टिस। और यहां पे ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसको बोला जाता है वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया। और वास इफ्रेंसिया के आगे जो ये वृषण पे ये संरचना आती है इसको बोला जाता है क्या? अधिवृषण। क्या कहा जाता है? अधिवृषण, या इसको बोला जाता है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस। और ये बाहर कौन है? शुक्रवाहिनी। कौन है? शुक्रवाहिनी, या इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। दोस्तों कुछ अतिरिक्त जानकारी है, उलझने की जरूरत नहीं है। यहां से जो अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैंने बताया है कि शुक्राणु बना कहां? सेमिनिफेरस नलिका में बना, फिर कहां गया? रेटे टेस्टिस, फिर कहां गया? वास इफ्रेंसिया, फिर अधिवृषण, और फिर शुक्रवाहिनी। ये इस वजह से मैंने थोड़ा सा बता दिया है। चाहो तो दोस्तों ये सब चीजें जो हमने यहां से देखी थी एक बार आप इस चीज को देख सकते हैं। दोस्तों यहां से एक बार आप देख लेना, ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही है, हमने कहा था ये जो नलिकाएं आपको दिखाई दे रही है ये कौन है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो आपको जाल आपको दिखाई दे रहा है ये जाल, ये क्या है? रेटे टेस्टिस है। यहां से हम बोले ये जो है इसको क्या बोला जाता है? वासा इफ्रेंसिया बोला जाता है। और ये जो गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है? अधिवृषण या एपिडिडाइमिस। अधिवृषण या एपिडिडाइमिस कहा जाता है।
ये अतिरिक्त जानकारी है, जो लोग अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं केवल वहीं देखें। थोड़ा सा मैंने 5 मिनट का टॉपिक आपका ये एक्स्ट्रा लिया है, बाकी सभी क्वेश्चन लगभग ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां से नहीं पूछा गया है। आप चाहो तो इसके बारे में मैं एक बार क्रम आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों, शुक्राणु का जो क्रम है ये मैं आपको बता देता हूं। शुक्राणु या स्पर्म का जो क्रम है, क्रम क्या था, बना कहां, सेमिनीफेरस नलिका में, सेमिनीफेरस नलिका, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल में बना। फिर हम यहां से बात करें दोस्तों, किस में गया, यहां से रेटे टेस्टिस, क्या बोलेंगे दोस्तों इसको, रेटे टेस्टिस में गया। फिर यहां से कहां गया, वासा इफ्रेंसिया में गया, वासा इफ्रेंसिया। फिर यहां से हम बात करें दोस्तों कहां गया है, हम बात कर सकते हैं एपीडिडाइमिस, किस में गया भाई, एपीडिडाइमस या अधिवृषण में गया। और अधिवृषण से आप सभी को पता है, ये चीजें हमने अलग से देखी थी, शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंस, शुक्रवाहिनी या वासा डिफरेंस, ये चीज हम यहां से देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, वृषण में कहीं ना कहीं जो अतिरिक्त जानकारियां थी ये आपको कंपलसरी थी, तो ये बातें हमने यहां से आपको बताई है। इज इट क्लियर और नो? तो ये था वृषण। अब हमें दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिवृषण जो होता है, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हमें पूछे जाएं, याद रहे यहां से जो भी हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोस्तों ये जो संरचना थी इसको क्या कहा था, ऊपर अधिवृषण कहा था। तो अधिवृषण में क्या क्या काम होता है, एपीडिडाइमिस क्या करता है, शुक्राणु आ तो गए इसमें। देखो अब पूरी डिटेल को एक बार समराइज कर देते हैं। वृषण में शुक्राणु बने, वृषण में हार्मोन बने, और वृषण से बाहर निकल के किस में आएंगे, अधिवृषण में। ठीक है, तो अधिवृषण को हम यहां से पढ़ते हैं दोस्तों, अधिवृषण, अधिवृषण, एपीडिडाइमस। अधिवृषण में क्या क्या काम होंगे दोस्तों, पहला जो कार्य है अधिवृषण में, हम यहां से कहें शुक्राणु मेच्योर होंगे, परिपक्व होंगे। अरे जो शुक्राणु आए हैं उनका परिपक्वन होगा। याद रहे अधिवृषण कितने होते हैं, प्रत्येक वृषण के ऊपर मिलेंगे। अधि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, अधि का अर्थ होता है ऊपर। तो हमने कहा इनकी अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या ये भी कितनी रहेंगी, 2, अर्थात 1 पेयर प्रत्येक वृषण के ऊपर देखने को मिलते हैं। काम क्या करेंगे, शुक्राणुओं का परिपक्वन, शुक्राणुओं का परिपक्वन, मेच्योरेशन, परिपक्व यहां पे होंगे। और दोस्तों शुक्राणुओं को गतिशीलता मिलेगी, शुक्राणुओं को गतिशीलता, को गतिशीलता यहां देखने को मिलती है। याद रहे शुक्राणु जो बने थे कहां, सेमिनीफेरस नलिका में, लेकिन परिपक्व शुक्राणु कहां बनेंगे, हम यहां पे बात करेंगे। यहां पे कैसे शुक्राणु देखने को मिलते हैं, परिपक्व शुक्राणु, परिपक्व शुक्राणु। अरे डन है क्या, तो ये बात हम यहां से करेंगे, अधिवृषण की बात यहां से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो दोस्तों यहां से हम और बात करना चाहें, अब हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, शुक्रवाहिनी की। जैसा कि आपको पता है हमने 1 बाय 1 देखा था, वृषण पूरा कंप्लीट पढ़ा हमने, अधिवृषण हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा। अब हम किसकी बात करेंगे, शुक्रवाहिनी की, वासा डिफरेंस की हम बात करने वाले हैं। तो शुक्रवाहिनी को दोस्तों हम यहां पे देखते हैं। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी या यहां से हम बात करें वासा डिफरेंस, ये हम यहां से बात करने वाले हैं। क्या होगी भी शुक्रवाहिनी, इसकी भी हम कहें संख्या कितनी होगी, बिल्कुल हम बात करेंगे। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, दोनों तरफ से आएंगी। पेयर की बात करें तो कितनी होगी, 1 पेयर होगी।
जैसा कि हम बात कर सकते हैं। अब शुक्र वाहिनी का काम क्या था दोस्तों, कहीं ना कहीं अधिवृषण से, देखिए हमने क्या बोला, अधिवृषण से शुक्राणुओं को लेके कौन आ रही है, शुक्र वाहिनी लेके आ रही है। और कहां जाएगी, कहीं ना कहीं हम बात करें, जैसा कि हम कह सकते हैं ये ले जाएगी कहां, देखिए यहां पे शुक्राशय में लेके जा रही है। देखो आप इसमें आराम से देख सकते हैं, घूम के कहां आई रही है, शुक्राशय में। तो हमने कहा अधिवृषण से लेके जाके कहां तक जाती है, शुक्राशय तक लेके जाती है, सेमिनल वेसिकल तक। आपको आराम से ये चीज दिखाई दे रही होगी दोस्तों, यहां पे देखिए, यहां से अधिवृषण से शुक्राणु चले, और ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है दोस्तों, शुक्र वाहिनी है। इज इट क्लियर और नो? तो इसकी हम यहां पे बात कर लेते हैं एक बार। हमने बोला कि शुक्राणुओं का परिवहन करती है, का परिवहन कहां से कहां तक, अधिवृषण से शुक्राशय तक, अधिवृषण से शुक्राशय तक, शुक्राशय तक। क्या आप ये बात याद रख पाएंगे? और दोस्तों जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक बार आप देखना, तो देखिए आप, ये कहां लटकी हुई है, देखो यूरेटर पे, मूत्र वाहिनी पे लटकी हुई है। तो हम यहां से कहेंगे इसको कि मूत्र वाहिनी पर लटकी रहती है, मूत्र वाहिनी पर लटकी है, मूत्र वाहिनी पर लटकी हुई है। इज इट क्लियर और नहीं? और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि जब कहीं ना कहीं नसबंदी की जाती है, अरे पुरुषों की जब नसबंदी होती है तो दोस्तों याद रहे उस समय क्या क्या होता है, उस समय कहीं ना कहीं इनको काट दिया जाता है, और काट कर क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो शुक्र वाहिनी को ही काट कर बांधा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नसबंदी के समय, हमने बोला पुरुष नसबंदी के समय, पुरुष नसबंदी के समय, पुरुष नसबंदी के समय जिसको बोला जाता है वैसेक्टोमी, दोस्तों याद रहे, अभी अभी मैं बताता हूं, वैसेक्टोमी के समय क्या है पुरुष नसबंदी, हमने कहा था वैसा डिफरेंस किसका नाम है, वैसा डिफरेंस। तो दोस्तों वैसा को कट कर दिया गया, तो कटोमी का अर्थ क्या है, कट करना, और वैसा को कट करना मतलब वैसेक्टोमी। तो शुक्र वाहिनी का क्या किया जाता है, विच्छेदन, इसको बोलते हैं शुक्र वाहिनी विच्छेदन। विच्छेदन मतलब इसको काटकर बांध दिया जाता है, शुक्र वाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, काटकर बांध दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो ये बात हम किसकी कर सकते हैं, शुक्र वाहिनी की बात कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम बात करें, ये जो चीजें हैं हमने अभी देखी शुक्र वाहिनी तक। हाँ, जो भी जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें केएल स्वामी इंस्टीट्यूट चैनल को, ताकि आपको सारा कंटेंट मिल सके, जैसे ही हमारा लेक्चर डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और दोस्तों इसको हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाले हैं, यहां तक आप पूरा का पूरा कंप्लीट पढ़िए, और जितने भी आपके दोस्त लोग हैं उन सब दोस्त लोगों को आप दोस्तों यहां से बताइए, सभी को भी